Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Powered by Swaraj Tractors. नया स्वराज मेरा स्वराज. Co-powered by Mongia Steels, स्टील का बादशाह. इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. JK Tyre, total control. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज सबसे पहले महासप्तमी के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम कामना करते हैं कि आप सभी पर मां दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आज हम एशिया कप फाइनल में भारत के हाथों हुई पाकिस्तान की ऐतिहासिक हार का विश्लेषण करेंगे, जिसे पूरी दुनिया ने टीवी पर लाइव देखा है, आपने भी देखा होगा। पाकिस्तान की शर्मनाक हार ने दो बातें साबित की हैं। पहला, चाहे युद्ध हो, क्रिकेट हो या फिर कूटनीति का मैदान, भारत का मुकाबला करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं। और दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, उसके मैदान बदलते रहते हैं। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपने पराक्रम से यह बता दिया है कि भारत के लोगों ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी, पाकिस्तान को धूल चटाकर उन्होंने उस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। वही लक्ष्य जो कुछ समय पहले हमारे देश की सेना ने हासिल किया था। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जीत की जिस ट्रॉफी पर भारत का हक था, उस ट्रॉफी को पाकिस्तान के गृह मंत्री अपने साथ लेकर चले गए। आज हम क्रिकेट में इस ऑपरेशन सिंदूर को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि भारतीय टीम को उसकी ये एशिया कप ट्रॉफी कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। इसके बाद हम आपको यह दिखाएंगे कि कैसे दक्षिण भारत के सुपरस्टार विजय की सिर्फ एक झलक पाने के लिए 41 लोगों की जान चली गई। आज भारत में भीड़ को ही किसी भी नेता या अभिनेता की लोकप्रियता का पैमाना माना जाता है। लोग ये देखना चाहते हैं कि किस नेता की रैली में किस अभिनेता को देखने के लिए कितनी भीड़ आती है और फिर इसी हिसाब से हम उसकी लोकप्रियता को आंकते हैं। इसलिए देश के बड़े बड़े नेता और अभिनेता लोगों को सिर्फ भीड़ की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि भारत को इस भगदड़ से आजादी मिले, जिसमें हर साल हमारे देश में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। और आखिर में छठ का पर्व मनाने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी हमारे पास है। जल्द ही यह त्योहार यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज में शामिल हो सकता है और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसकी जानकारी दी है। छठ का पर्व सूर्य की उपासना का सबसे बड़ा त्योहार है और देश भर में लगभग 15 करोड़ लोग इसे मनाते हैं। आज आप देख पाएंगे कि कैसे यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज में शामिल होने के बाद बिहार और पूर्वांचल का ये लोकप्रिय त्योहार अब वाकई में ग्लोबल बन जाएगा, वैश्विक बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कल रात भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप फाइनल मैच के बाद अब तक एक ही बात की लगातार चर्चा हो रही है और वो ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी अपने साथ भारत की ट्रॉफी और भारत के मेडल्स लेकर क्यों चले गए। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं और ACC के अध्यक्ष भी हैं। अब बड़ी खबर यह है कि भारत को यह ट्रॉफी मिलेगी या नहीं, और मिलेगी तो कैसे मिलेगी। सोशल मीडिया पर लगातार यह चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान ने भारत का कप चुरा लिया है। हालांकि साथ ले जाने का मतलब यह नहीं है कि भारत की यह ट्रॉफी अब मोहसिन नकवी के पास रहेगी या पाकिस्तान के पास रहेगी। BCCI ने कहा है कि मोहसिन नकवी जल्द से जल्द ये ट्रॉफी और मेडल्स भारत को वापस कर दें, नहीं तो उनके खिलाफ भारत ICC में गंभीर और कड़ा विरोध दर्ज करवाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस मामले में ICC के नियम क्या कहते हैं। आज ये एक AI जनरेटेड वीडियो हमने आपके लिए बनाया है, जिसमें आप देख पाएंगे कि मोहसिन नकवी कैसे भारत की एशिया कप ट्रॉफी को लेकर स्टेडियम से एक प्रकार से भाग गए। ICC के नियमों के मुताबिक जो टीम
फाइनल का मुकाबला जीतती है वही ट्रॉफी की असली हकदार होती है, ये तो हम सब जानते ही हैं। हालांकि किसी मजबूरी या किसी दूसरी वजह से अगर विजेता टीम ट्रॉफी लेने के लिए नहीं आती है या ट्रॉफी नहीं ले पाती है, तो भी इस ट्रॉफी को हारने वाली टीम या किसी दूसरी टीम को कभी नहीं सौंपा जा सकता। इस टूर्नामेंट के आयोजकों की यह जिम्मेदारी होती है कि वो ट्रॉफी को अपने पास सुरक्षित रखें और बाद में उस ट्रॉफी को उसके असली हकदार को सौंप दें। एशिया कप का आयोजन एशियन क्रिकेट काउंसिल ने किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि आईसीसी में ट्रॉफी ना लेने वाली टीम के खिलाफ एक्शन लेने का कोई नियम नहीं है, यानी भारतीय टीम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कल उन्होंने ये ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस पर भारतीय टीम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अगला सवाल है कि क्या मोहसिन नकवी के लिए ही भारतीय कप्तान को ट्रॉफी देना जरूरी था, क्योंकि भारतीय टीम मोहसिन नकवी से यह ट्रॉफी नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मोहसिन नकवी पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान के एक मंत्री भी हैं। तो भारतीय टीम ने कहा कि हम ये ट्रॉफी तो लेना चाहते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी के हाथ से हम नहीं लेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी अड़ गए कि ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा। तो क्या यह जरूरी था? क्या ट्रॉफी उन्हीं के हाथ से ली जा सकती थी या उसका कोई और रास्ता भी था? आपको एक उदाहरण देते हैं। वर्ष 2022 में श्रीलंका की टीम ने भी एशिया कप जीता था और उस समय एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट ने विजेता टीम को ट्रॉफी नहीं दी थी, बल्कि तब शमी सिल्वा ने श्रीलंका की टीम को यह ट्रॉफी दी थी, जो उस समय श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष थे। यानी पहले से एक ऐसी मिसाल मौजूद है और मोहसिन नकवी भी चाहते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन शायद वो जानबूझकर इस मामले पर विवाद को और बढ़ाना चाहते थे। हालांकि बीसीसीआई का कहना है कि भारतीय टीम को जल्द ही उसकी ट्रॉफी और खिलाड़ियों को उनके मेडल्स मिल जाएंगे। अब आप बीसीसीआई के सचिव का सबसे पहले ये बयान सुनिए। अनक्षित सिचुएशन क्रिएट हुआ है, लेकिन मैं बोलूँगा कि भारत ने पाकिस्तान को तीनों मैचेस में जोरदार हराया है। हमारा पूरा देशवासी गौरवित है हमारा क्रिकेटर्स को लेके और सारा देश उत्फुल्लित है। ट्रॉफी शायद जो चेयरपर्सन है, जो पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर और एसीसी का चेयरपर्सन, वो अपने कब्जा में रखा है, लेकिन वो कब्जा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। वो सारे विश्व ने देख लिया कि भारत चैंपियन हुआ है, पाकिस्तान 0-3 से हार गया है। उसका बाद वो ट्रॉफी लेने के लिए उनका एक्चुअली मॉडल करेज भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो भी हो वी कैन नॉट, हम लोग उनका रवैया हम लोग सुधार नहीं सकते हैं। मेरे ख्याल से उसका सुबह बुद्धि उदय होगा और जल्दी से जल्दी हमारा ट्रॉफी और हमारा मेडल हमारा टीम को दे देंगे। भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत जीत गया। इसका संदेश स्पष्ट है कि खेल हो या फिर कूटनीति, हर जगह भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। और आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेट्स टू आवर क्रिकेटर्स। ये पोस्ट है प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट को अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा बार इसे रीट्वीट किया गया है। आप इस पोस्ट की लोकप्रियता को समझ सकते हैं। लोगों को यह पोस्ट कितना समझ आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, आप इस बात का इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आप इसके व्यूज देख लीजिए, 30.1 मिलियन व्यूज इसमें दिखाई दे रहा है। और भारतीय टीम भी खेल के मैदान में भारतीय सैनिकों की तरह काम कर रही थी और हमारे सैनिकों की तरह हमारे खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान की हार तय कर दी। तो इस जीत के बहुत सारे मतलब हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो लिखा है इसके बहुत सारे मतलब हैं। भारत सरकार चाहती तो टीम भेजने के बदले इस टूर्नामेंट का या फिर पाकिस्तान के खिलाफ सारे मैचेस का बहिष्कार करने का फैसला ले सकती थी। आपको याद होगा हमारे देश में इस पर बड़ी बहस हुई थी, बड़ा विवाद हुआ था कि भारत की टीम को पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं चाहिए, हमें इसका बॉयकॉट कर देना चाहिए। लेकिन सरकार ने और बीसीसीआई ने, सरकार का तो इसमें कोई खास ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन बीसीसीआई ने यह फैसला किया कि हमारी टीम वहां पर जाएगी और पाकिस्तान से खेलेगी। और हमारी टीम वहां गई, इसके भी 2 मतलब हैं। पहला, भारत सरकार को, बीसीसीआई को
हमारी क्रिकेट टीम के इन युवा खिलाड़ियों पर पूरा विश्वास था कि वो पाकिस्तान को हराकर भारत की जीत तय कर सकते हैं। और दूसरा, इस टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी नहीं थे। इसके बावजूद इस टूर्नामेंट में हमारी ये टीम लगातार 7 मैच जीती है, एक मैच भी हारी नहीं। और आप दुबई में खेले गए इस फाइनल मैच का माहौल सोचिए। पहलगाम का हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से हार भारत के लिए कोई विकल्प था ही नहीं। बहुत सारे लोगों के मन में यह था कि पहली बार हम पाकिस्तान से जीत गए, हमने हाथ नहीं मिलाया और हमारे टीम के कप्तान ने उस जीत को भारतीय सेना को समर्पित किया। पहलगाम के जो विक्टिम्स थे उन्हें समर्पित कर दिया। लेकिन अगली बार हार जाते तो क्या होता? अगर हम फाइनल का मैच पाकिस्तान से हार जाते तब क्या होता? तब हम क्या कहते? तब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या लिखते? लेकिन इससे आपको यह पता चलेगा कि हमारी सरकार को और बीसीसीआई को हमारी इस युवा टीम पर पूरा यकीन था और कितनी बड़ी जिम्मेदारी इन युवा खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने सौंपी थी। भारत के 140 करोड़ 145 करोड़ लोगों की उम्मीदें, उनकी साख, उनकी इज्जत दांव पर लगी हुई थी और उसकी जिम्मेदारी थी इन युवा खिलाड़ियों की। और ये युवा खिलाड़ी ठीक भारतीय सेना की तरह बिल्कुल नहीं चूके और इन्हें जो जिम्मेदारी दी गई उस ऑपरेशन सिंदूर को क्रिकेट के मैदान पर ले जाने की और वहां पर पाकिस्तान को धूल चटाने की, इन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही सफलता हासिल की, वैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक्स की, वैसे ही एयर स्ट्राइक्स की जैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऊपर की थी। और आजकल पूरी दुनिया में जेन जी की बड़ी चर्चा है, नेपाल के जेन जी की बड़ी चर्चा हो रही है, बांग्लादेश के युवाओं की बड़ी चर्चा हो रही है। हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं वो ये उम्मीद करके बैठे हैं कि एक दिन हमारे देश की जो जेन जी है ये भी विद्रोह कर देगी, ये भी भारत में क्रांति ले आएगी। लेकिन हमारे देश में तो जेन जी कुछ दूसरी क्रांति कर रही है। हमारा देश, आप देखिए हमारी यंग टीम को, भारत को ये विजय दिलाने में, पाकिस्तान को क्रिकेट के मैच में ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक बार फिर धूल चटाने में, ये जो टीम है ये जेन जी की टीम है, ये भारत के युवा खिलाड़ियों की टीम है और आप कह सकते हैं कि ये भारत की जेन जी टीम थी। कल के फाइनल मैच में 22 साल के तिलक वर्मा और उससे पहले के मैचेस में 25 साल के अभिषेक शर्मा, 26 साल के शुभमन गिल और अर्शदीप सिंह ने इतने दबाव में भी शानदार प्रदर्शन किया। यह बिल्कुल नई टीम है, युवा टीम है। भारत के कई विपक्षी नेता जेन जी से विद्रोह की मांग करते रहे हैं, लेकिन हमारे युवा देश की जीत, देश को जीत दिला रहे हैं। हमारी जो जेन जी है वो क्या कर रही है आप देखिए। भारत का जेन जी देशभक्ति से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और पिछले कुछ समय से बहुत सारे लोग पाकिस्तान के साथ भारत के मैच को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया ने अपनी इस ऐतिहासिक जीत से उन सभी सवालों का जवाब दे दिया है। टीम इंडिया ने न तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और ना ही किसी पाकिस्तानी अधिकारी के साथ मंच शेयर किया, पूरी जिम्मेदारी अपनी निभाई है। और इन जेन जी खिलाड़ियों ने दुनिया को यह बता दिया कि ये खिलाड़ी बाद में हैं, भारत के नागरिक पहले हैं। अब क्रिकेट जैसे खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं बचे, इनके साथ देश का सम्मान जुड़ा हुआ है, देश की छवि जुड़ी हुई है और देश का सम्मान और छवि बनाने का यह एक जरिया है। पूरी दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने का क्रिकेट एक बहुत बड़ा जरिया है और पाकिस्तान के खिलाफ भारत अपनी इसी सॉफ्ट पावर का अब खुलकर इस्तेमाल कर रहा है। क्रिकेट में हमारी ताकत और हमारी लोकप्रियता इतनी है कि एशिया ही नहीं पूरी दुनिया में भारत का वर्चस्व है। पाकिस्तान ने खेलों को राजनीतिक संदेश देने का मंच बनाने की पूरी कोशिश की और अब भारत उसी भाषा में पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। इसी तरह बॉलीवुड भी पूरी दुनिया में भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक शक्ति है, हमारी सॉफ्ट पावर है और हम आज ये कहना चाहते हैं कि भारत को क्रिकेट का, बॉलीवुड का, दोनों का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ हर मंच पर करना चाहिए। और आज आप देख लीजिए कि भारत के इन खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया को कितना बड़ा संदेश दिया है और पाकिस्तान को एक बार फिर से शर्मसार किया है, पाकिस्तान को एक बार फिर से बताया है
कि पाकिस्तान मैदान कोई भी चुन ले, कूटनीति का मैदान चुन ले, संयुक्त राष्ट्र का मंच चुन ले, क्रिकेट का मैदान चुन ले या युद्ध का मैदान चुन ले, वो भारत के खिलाफ कभी नहीं जीत सकता। और इस मैच के बाद भारत में हर तरफ जीत का माहौल है। हालांकि शर्मनाक हार के बाद यह भी संभव है कि पाकिस्तान इसे भी अपनी जीत बता दे और हारिस रऊफ को पाकिस्तान में प्रमोशन मिल जाए और उसे भी शायद असीम मुनीर की तरह फील्ड मार्शल बना दिया जाए, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद असीम मुनीर को प्रमोट करके बनाया गया था। भारत से बार बार हारने के बाद पाकिस्तान ने अब एक नया फॉर्मूला अपना लिया है। वो अपनी हार को दुनिया के सामने अपनी जीत बनाकर पेश करता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान के लिए अपनी हार को छिपाना नामुमकिन है, क्योंकि इस हार को दुनिया में करोड़ों लोगों ने टीवी पर लाइव देखा। इसी मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ को फाइटर जेट गिराने के भड़काऊ एक्शन पर भी जसप्रीत बुमराह ने मैदान में ही करारा जवाब दिया। जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को आउट करने के बाद प्लेन क्रैश का वैसा ही इशारा किया जैसा हारिस रऊफ ने पिछले मैच में मैदान पर दिखाया था। यानी जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ के फाइटर प्लेन की क्रैश लैंडिंग मैदान में उसके सामने ही करा दी। यह वो बदला था जिसका इंतजार भारतीय क्रिकेट फैंस को पिछले मैच से ही था। मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर वाले अंदाज में ही यह बदला लिया गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी इस मैच के बाद भी मैदान पर शर्मनाक हरकतें करते रहे। मैच के बाद जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है, उसमें पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को 66 लाख रुपए का चेक दिया गया। पाकिस्तानी कप्तान ने पहले इस चेक के साथ एक अपनी तस्वीर खिंचवाई और फिर इस चेक को नीचे फेंक दिया, इसका अपमान किया, जिसे देखकर मंच पर मौजूद लोग भी बड़े हैरान हो गए। यह व्यवहार उस देश के खिलाड़ी का है जिसके लीडर और आर्मी चीफ कटोरा लेकर दुनिया भर के देशों से पैसा मांगते हैं और वो उस टीम का कप्तान इस चेक को दुनिया के सामने फेंक रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि कल फाइनल मैच खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी करीब 90 मिनट की देरी से क्यों शुरू हुई। आप में से बहुत सारे लोग जब मैच समाप्त हो गया तो आप देख रहे होंगे कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू ही नहीं हो रही थी और 1-1.5 घंटा लग गया। इस दौरान भारत के जो खिलाड़ी हैं वो ऐसे ही मैदान पर बैठे रहे, क्योंकि कल मोहसिन नकवी काफी देर तक मंच पर इंतजार करते रहे, लेकिन भारत की टीम और भारत के खिलाड़ी ट्रॉफी लेने के लिए नहीं पहुंचे। बीसीसीआई और टीम के मैनेजमेंट ने पहले ही यह तय कर लिया था कि भारतीय खिलाड़ी मोहसिन नकवी से कोई भी ट्रॉफी नहीं लेंगे, लेकिन मोहसिन नकवी खुद टीम इंडिया को ट्रॉफी देने की जिद पर अड़ गए और अंत तक टीम इंडिया के खिलाड़ी इस मंच के पास ही मैदान पर मौजूद तो थे, मैदान पर बैठे रहे, लेकिन वो गए नहीं, जीत का कप लेने के लिए आए नहीं। मोहसिन नकवी के इस बर्ताव को लेकर पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हो रही है और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि उन्होंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि विजेता टीम को ट्रॉफी न मिली हो। आपको याद होगा जब भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया तो पाकिस्तानियों ने इसे खेल भावना का उल्लंघन बताया था, लेकिन भारत की ट्रॉफी को लेकर जाने के बाद अब खेल भावना की चर्चा कहीं नहीं हो रही। हालांकि ट्रॉफी न मिलने के बावजूद भारतीय टीम के जश्न में कोई कमी नहीं आई। आप इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे पूरे जोश के साथ भारत की टीम ने जश्न मनाया, बिना ट्रॉफी के ही उन्होंने ये जश्न मनाया। सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप के अभी अपने सभी मैचों की फीस भारतीय सेना और पहलगाम हमले के पीड़ितों को देने का ऐलान किया है। इस मैच के बाद उन्होंने क्या बयान दिया, ये आप सुनिए। इट्स लाइक अ जेस्चर मेरी तरफ से। पता नहीं है कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस ऑफ ऑल द गेम्स व्हिच आई हैव प्लेड इन दिस टूर्नामेंट टू द इंडियन आर्मी। कंट्रोवर्सी तो नहीं बोलूंगा मैं, अगर आपने देखा होगा सही से तो ट्रॉफी तो देखी होगी आपने, लोगों ने डाला ही है फोटो, यहाँ वहाँ सब ट्रॉफी तो थी, बट जो असली ट्रॉफीज आप जीतते हो वो है जो लोगों का मन जीतते हो, जो प्लेयर्स है उनका भरोसा जीतते हो, जो सपोर्ट स्टाफ है जो उन्होंने भरोसा दिखाया है, जो लोग बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, वो असली ट्रॉफीज है। ये जो मिलने वाली है वो तो चलो एक सिल्वरवेयर है, बट एट द सेम टाइम जो इतने लोग काम करते हैं, इतने लोग मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, वो असली ट्रॉफी है। अच्छा लगता है जब देश के लीडर
खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे, ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके, तो फिर प्लेयर्स तो खुल के खेलेंगे ही ना ग्राउंड पे। भारत के लोग बेहद खुश हैं, आप सब लोग बेहद खुश हैं। आपने भी एक राहत की सांस ली होगी, आपको भी एक प्रकार से ऐसा लगा होगा कि पहले हमने युद्ध के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर पूरा किया, उसके बाद क्रिकेट के मैदान में भी हमने ऑपरेशन सिंदूर पूरा किया। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी इस हफ्ते, इस वीकेंड पर भारत के विदेश मंत्री उसी प्रकार का अटैक कर रहे थे पाकिस्तान पर। तो आप देखिए कितने सारे फ्रंट्स पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ ये युद्ध लड़ रहा है। युद्ध के मैदान में लड़ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर जिसे हमने नाम दिया, क्रिकेट के मैदान पर लड़ रहा है, यहां भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर ही है। और संयुक्त राष्ट्र में इस वीकेंड पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पाकिस्तान को वहां के मंच से खड़े होकर ऐसा करारा जवाब दिया है कि वो चोट भी पाकिस्तान को बहुत समय तक याद रहेगी। भारत के बाद अब आपको पाकिस्तान का हाल बताते हैं, जहां पर इस हार के बाद मातम दिखाई दे रहा है। एक टूर्नामेंट में ही पाकिस्तान की टीम 3 बार, एक बार नहीं 3 बार भारत से हारी है, जिसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस बड़े नाराज हैं। हारिस रऊफ ने मैदान पर फाइटर जेट क्रैश कराने का इशारा किया था, पर अब पाकिस्तान के ही लोग कह रहे हैं कि हारिस रऊफ ने बहुत बेकार खेल दिखाया। आप आज पाकिस्तान के दर्शकों का, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का ये दर्द भी जरा सुनिए। हमारे पूरे पाकिस्तान जाए ना, इंडिया से हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हमें उन लोगों ने ऐसे दिए है ना, हमारी नस्ल पैदा होने, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे, ये हमें टीम ने हमारी ये बता दिया। हमारे जो हुक्मरान बैठे हुए इनसे जवाब चाहिए। ये टीम है, हम इंडिया के मुकाबले के, हम इंडिया के जूते के बराबर नहीं है। मैं आज हल्फन कहता हूँ, इंडिया आई लव यू यार, तुम लोग सही हो, हमसे हाथ नहीं मिलाया, अगर तुम हाथ मिलाते तुम और पनौती हो जाते। एक तो भट्टी जो है ना, फरहान भट्टी है, क्या नाम है उसका, उसको जो है ना, अगर वो 1 नंबर का जो है पनौती है, अगर उसने नहीं बोला होता 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी 28 वाला मैच चाहिए, आगा जी 34 वाला मैच चाहिए, हाँ भाई ले जा आगा जी को, घर ही ले जा। आपने तो आगा जी को बोल के तूने इतना बड़ा पनौती लगाया, तूने लगाया ना है, हम सारे मैच आ रहे हैं, तूने बोलना ही नहीं था। फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड वन साइडेड रहा है, लेकिन हमारे हारिस रऊफ माशाल्लाह उन्होंने बहुत बुरी बॉलिंग की है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि प्रोफेशनल बॉलर हैं वो, या उनके पास कोई प्रैक्टिस है या उनके पास कोई वेरिएशन है। बिल्कुल भी सीधे बॉल्स कर रहे हैं, शॉर्ट बॉल्स दे रहे हैं, फुल टॉस फुल लेंथ बॉल दे रहे हैं। उनको चाहिए था वहाँ पे 1-2 यॉर्कर ट्राई करते, डिफरेंट वेरिएशन ट्राई करते, तो मैच बच सकता था। हारिस रऊफ अगर थोड़ा अच्छा खेल जाता, छक्के ना खाता, तो हम जीत जाते। या हमारे बैट्समैन, 9 बैट्समैन 10 ओवरों में 40 रन ना बना। हारिस से ना कोहली संभल रहा है ना तिलक वर्मा संभल रहा है, हारिस से कोई भी नहीं संभल रहा। हारिस बस हमारे जहाज ही संभाल रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मैं इस जीत के बाद आपको 3 पॉइंट्स बताना चाहता हूं। पहला तो यह कि जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर जो कुछ लिखा, उनका ये जो बयान है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उससे ये साफ हो गया कि भारत ऑपरेशन सिंदूर का ये जो दर्द है, ये पाकिस्तान को हर जगह देने वाला है। हर जगह, जहां जहां भी संभव होगा, भारत ऑपरेशन सिंदूर का दर्द पाकिस्तान को ऐसे ही देता रहेगा। पाकिस्तान के अच्छे दिन अभी नहीं आने वाले। पाकिस्तान को अभी इस अपमान से अभी और बहुत दिनों तक गुजरना पड़ेगा। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि ये जो खेल था हमारे लिए, क्रिकेट का जो मैदान था, इसमें भी हम असल में ऑपरेशन सिंदूर ही कर रहे थे पाकिस्तान के ऊपर। दूसरी बात, ये जो टीम इंडिया आप देख रहे हैं, ये नौजवान टीम है, ये भारत के जेन जी की टीम है। आज हमारे देश के विपक्षी नेताओं के लिए ये बुरी खबर है, जो ये सोच रहे थे कि नेपाल की तरह भारत की जो जेन जी है वो भारत के ही खिलाफ हो जाएगी, वो भारत में विद्रोह कर देगी। हमारी जो जेन जी है उसने बता दिया वो क्या चाहती है, और ये हमारी जो जेन जी की टीम है ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है, और उसने बताया है कि हमारा जेन जी पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। तीसरी बात यह है कि आप हमारी सरकार का और बीसीसीआई का भरोसा देखिए इन युवाओं पर, इन जेन जी पर। अगर ये एक भी मैच पाकिस्तान से हार जाते तो आप सोचिए तब क्या होता। हमारे लिए भी अच्छा नहीं होता, हमारे छवि के लिए भी अच्छा नहीं होता। लेकिन इन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पाकिस्तान को हराया, और
तीन मैच इन्होंने खेले, या ये समझ लीजिए कि 3 युद्ध इन्होंने एक ही टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े, और तीनों में नतीजा एक ही था, और वो था पाकिस्तान की हार। और पाकिस्तान को यह हार अब हर क्षेत्र में, हर मंच पर बर्दाश्त करनी होगी। इस हार का दर्द उन्हें लंबे समय तक सोने नहीं देगा। अब क्रिकेट का मैदान तो हमने आपको दिखा दिया, अब पाकिस्तान की राजनीति के उस सवाल का जवाब आपको देंगे जिसमें अक्सर यह पूछा जाता है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है। तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में वही होता है जो वहां की सेना और वहां के आर्मी चीफ असीम मुनीर चाहते हैं। और आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लंदन में जाकर वहां के पत्रकारों से बात करते समय खुद इस बात को कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि वो हर राष्ट्रीय मुद्दे पर असीम मुनीर से बात करते हैं और असीम मुनीर से सलाह लेते हैं। अब आप सोचिए कि किसी भी देश का एक सिविलियन प्रधानमंत्री जो कहता है कि मैं तो चुनकर आया हूं, चुनाव में जीत कर आया हूं, वो प्रधानमंत्री अपने आर्मी चीफ से हर मुद्दे पर सलाह ले रहा है। आर्मी चीफ से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सलाह ली जाए तो समझ में आता है, लेकिन देश के बाकी हर मुद्दे पर, विदेश नीति पर, दूसरे देशों से संबंधों पर, अगर हर मुद्दे पर वो आर्मी चीफ से सलाह ले रहे हैं, हर बड़े बैठक में आर्मी चीफ को साथ लेकर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में बड़े फैसले शहबाज शरीफ नहीं बल्कि असीम मुनीर ले रहे हैं। और आपने यहाँ देखा भी होगा कि असीम मुनीर शहबाज शरीफ के साथ हर जगह मौजूद थे। जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग हुई वहाँ पर भी मौजूद थे, जब चीन के राष्ट्रपति के साथ शी जिनपिंग के साथ मीटिंग हुई वहाँ पर भी मौजूद थे, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग थी वहाँ पर भी मौजूद थे। और आज शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया के सामने इस बात को कबूल कर लिया है। मैं और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर हम हर मामले में मशावरत करते हैं। जो भी कौमी इशू है, चाहे वो खारजा पॉलिसी है, चाहे ये जंग जो हमने जीती है, चाहे इक्तिसादियात हैं, चाहे IMF है, हर बात पे हम मशावरत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन वन पेज और इखलास के साथ मेहनत कर रहे हैं दिन रात। ये उसका नतीजा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि यही कोऑर्डिनेशन, यही हमांगी पॉलिटिकल लीडरशिप और इदारों में, मिलिट्री लीडरशिप में अगर आइंदा भी होगी तो पाकिस्तान न सिर्फ माजी के जो नुकसानात है उनका वो नुकसानात ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान यानी शबाना रोज़ मेहनत के नतीजे में औजे सुरैया पे होगा इंशाअल्लाह। अब शहबाज शरीफ दुनिया के सामने कुछ भी सफाई दें, लेकिन सच ये है कि असीम मुनीर के आदेश के बिना पाकिस्तान में एक पत्ता तक नहीं हिलता। और यही वजह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद ही असीम मुनीर के साथ अब अपने रिश्तों पर सफाई दे रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के बेहतर होते रिश्ते चीन के साथ उनके संबंधों को कैसे बिगाड़ सकते हैं। व्हाइट हाउस ने शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की कुछ तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें असीम मुनीर ट्रंप को पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स के कुछ सैंपल्स दिखा रहे हैं। और जब सैंपल्स दिखा रहे हैं तो इन तस्वीरों में ऐसा लगता है जैसे असीम मुनीर किसी सेल्समैन की तरह हो। आप ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर कोई सेल्समैन है जो अपना सामान बेचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास आए हैं और उनके सामने खड़े होकर अपना सामान बेच रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं और उनसे शायद कह रहे हैं कि सर प्लीज हमारा ये सामान खरीद लीजिए। अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा लेन देन पर ही आधारित रहे हैं। यानी अमेरिका से पैसा लेने के लिए पाकिस्तान कभी अपने मिलिट्री बेस उनके लिए खाली कर देता है तो कभी रेयर अर्थ मिनरल्स की ये डील उनके साथ करता है। आज अमेरिका को पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स की आवश्यकता है, इसलिए जिस पाकिस्तान को ट्रंप ने एक जमाने में झूठा और धोखेबाज कहा था, आज उसी देश के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ को वो महान नेता बता रहे हैं, उन्हें बड़ा अच्छा आदमी कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को खुश करने की कोशिश में पाकिस्तान फंसता जा रहा है। असल में ट्रंप को विदेशों से तारीफ पाने में बड़ा मजा आता है। ट्रंप को जो लोग करीब से जानते हैं, ट्रंप को अपनी तारीफ सुनने में बड़ा मजा आता है। वो चाहते हैं कि जो भी उनके सामने बैठे वो ट्रंप की जी भर कर तारीफ करे। और पाकिस्तान
ट्रंप की इस कमजोरी का पूरा फायदा उठा रहा है। ट्रंप के साथ असीम मुनीर जो कर रहे हैं उसे अंग्रेजी में बटरिंग कहते हैं और हिंदी में उसे कहते हैं मक्खन लगाना। लेकिन ये मक्खन लगाना पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ सकता है। असीम मुनीर जो कर रहे हैं वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी देख ही रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही असीम मुनीर ने शी जिनपिंग के सामने भी पाकिस्तान की ऐसे ही मार्केटिंग की थी। पाकिस्तान ने अगर ट्रंप को यानी अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स और मिलिट्री बेस देकर खुश करने की कोशिश की तो इससे चीन नाराज होगा। और चीन इसलिए नाराज होगा क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में चीन ने बहुत पैसा लगाया है, बहुत बड़ा निवेश चीन ने किया है। और पाकिस्तान के बारे में आप देखिए कि वो पैसा ले रहा है चीन से और मक्खन लगा रहा है अमेरिका को। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, अंग्रेजी में एक शब्द है टू टाइमिंग, और पाकिस्तान इस समय चीन और अमेरिका दोनों के साथ टू टाइमिंग कर रहा है। लेकिन यह निश्चित है कि वो पकड़ा जाएगा और जिस दिन पाकिस्तान टू टाइमिंग करते हुए पकड़ा गया उस दिन सबसे ज्यादा नुकसान होगा पाकिस्तान की जनता को। अब आपको अपने देश भारत में वापस लाते हैं और ये जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं ये शुभ खबर नहीं है, अच्छी खबर नहीं है, चिंता में डालने वाली खबर है। भारत में भीड़ किसी भी नेता या अभिनेता को अपनी लोकप्रियता दिखाने का सबसे बड़ा जरिया मानी जाती है। अगर यहां आपने देखा होगा किसी भी नेता या अभिनेता को अपनी लोकप्रियता दिखानी हो तो वो तस्वीरों के जरिए ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसे देखने के लिए या उसे सुनने के लिए कितनी बड़ी संख्या में भीड़ आती है। इसलिए हमारे देश में भीड़ को लोकप्रियता का सबसे बड़ा मापदंड माना जाता है और देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता इसी भीड़ की तस्वीरें बनाकर, वीडियो बनाकर अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि देखिए मेरी लोकप्रियता, कितने लोग मुझे देखने के लिए और सुनने के लिए आते हैं। और इसी से आप लोग भी अंदाजा लगाते हैं कि कौन नेता या अभिनेता कितना लोकप्रिय है। आप कह सकते हैं कि हमारे देश में भीड़ प्रचार तंत्र का एक माध्यम बनकर रह गई है। इस भीड़ में लाखों मासूम लोग आते हैं। ये कार्यकर्ता होते हैं, प्रशंसक होते हैं, फैन होते हैं जो अपने पसंदीदा नेता या अभिनेता की एक झलक देखने के लिए घंटों तक भूखे प्यासे गर्मी में खड़े रहते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि रैली स्थल पर मौजूद हजारों या लाखों की भीड़ वो एक वस्तु की तरह इस्तेमाल हो जाएंगी। इसलिए चाहे किसी नेता की रैली हो या फिल्म अभिनेता की कोई नई फिल्म की रिलीज हो, विशाल भीड़ की तस्वीरों के बिना इन्हें फ्लॉप माना जाता है और फिर कई बार यही मासूम लोग इसी भीड़ की बोझ के नीचे दब जाते हैं। और आज हमारा जो ये विश्लेषण है ये उन लोगों के लिए है जो मासूम लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इस भीड़ में शामिल होते हैं अपने नेता को देखने के लिए, अपने मनपसंद अभिनेता की एक झलक पाने के लिए। लेकिन इन लोगों को यह नहीं पता होता कि असल में इनका इस्तेमाल हो रहा है। ये सारे जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में, असल में इनका इस्तेमाल हो रहा है। ये जानते भी नहीं कि ये इस्तेमाल की चीज बन चुके हैं। तमिलनाडु के करूर जिला में शनिवार को ऐसा ही हुआ जब अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में एक बड़ा हादसा हो गया। विजय वहां के एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। इस रैली में 41 लोगों की मौत हो गई जबकि 67 लोग घायल हुए। मरने वालों में 16 महिलाएं हैं और 10 बच्चे भी हैं। अब सोचिए बच्चे यहां क्या कर रहे होंगे, महिलाएं यहां क्यों आई होंगी। सबसे पहले आप हादसे के बाद की इन तस्वीरों को देखिए। सड़क के किनारे बिखरा हुआ ये सामान, जूते चप्पल, इन्हें जरा देखिए। और ये चीख चीख कर लापरवाही के सारे सबूत दे रहे हैं। इससे ये अंदाजा लग सकता है कि इस रैली के दौरान कितनी भीड़ रही होगी और उसके लिए कितने कम इंतजाम थे। उस भीड़ के लिए सुरक्षा का कोई इंतजाम ही नहीं था। इस रैली में 10,000 लोगों के आने की उम्मीद थी लेकिन 27,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। इतने सारे लोगों को नियंत्रित करने के लिए वहां पर मुश्किल से 500 पुलिसकर्मी मौजूद थे। 51 वर्ष के विजय दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। उनके फैंस उन्हें थलापति भी कहते हैं। 2024 में विजय ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम है TVK और इस नाम से उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की।
अब वो तमिलनाडु में 2026 का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो पूरे राज्य में आजकल रैलियां कर रहे हैं और 27 सितंबर को भी करूर में उन्होंने अपनी ये रैली आयोजित की थी। अब आपको हादसे से पहले का वीडियो दिखाते हैं जब विजय लोगों को संबोधित कर रहे थे और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि भीड़ कितनी ज्यादा है। हर व्यक्ति उनकी एक झलक पाना चाहता है। चेन्नई से करीब 384 किलोमीटर दूर करूर एक विधानसभा सीट है। यह रैली रात करीब 8 बजे के आसपास शुरू हुई थी और रात के अंधेरे में इसमें अचानक भगदड़ मच गई और ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई। इन तस्वीरों में साफ दिखता है कि हर तरफ भीड़ ही भीड़ है, लोग ही लोग हैं। लोग सुपरस्टार विजय को देखने के लिए और सुनने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं, आगे जाना चाहते हैं, उनके और करीब जाना चाहते हैं। भीड़ की लहरें बिल्कुल वैसे ही लग रही थीं जैसे ये कोई समुद्र की लहर हो। यह रैली असल में दोपहर 3 बजे होनी थी, लेकिन विजय लेट हो गए और 3 बजे की बजाय ये रात करीब 8 बजे यानी पूरे 5 घंटे की देरी के साथ वहां पर पहुंचे। तब तक लोग गर्मी में भूखे प्यासे खड़े रहे, तब तक लोग थक चुके थे। अब आप सोचिए, इन मासूम लोगों के साथ ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है कि कोई भी नेता या अभिनेता इन्हें 5 घंटे इस गर्मी में, इस उमस में, बिना पानी के, बिना कुछ खाए पिए खड़ा रखे और 5 घंटे देर से आए। जैसे जैसे रैली में देरी होती चली गई, भीड़ और ज्यादा बढ़ती चली गई। लोग घंटों भूख प्यास से परेशान थे, थक चुके थे और विजय को देखने के लिए लोग सुबह 11 बजे से यहां पर जमा होना शुरू हो गए थे। इस भीड़ में पुरुष तो थे ही, बच्चे थे, महिलाएं थीं, बुजुर्ग थे, सब विजय के फैन थे। ये रैली किसी बड़े मैदान या स्टेडियम में होनी चाहिए थी, लेकिन वहां हुई नहीं, ये सड़क पर हो रही थी और विजय अपनी एक स्पेशल बस की छत पर खड़े होकर लोगों को संबोधित कर रहे थे। सड़क के दोनों तरफ मकान थे, जिससे भीड़ जो है वो बीच में फंस गई। भीड़ के लिए उतनी जगह नहीं थी और फिर भगदड़ मच गई। विजय तमिलनाडु के बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, लोग उन्हें अपना हीरो मानते हैं, लेकिन आज वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। घायलों को अस्पताल में मिलने जाने की बजाय, उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए रुकने की बजाय, विजय इस हादसे के बाद अपना प्राइवेट प्लेन पकड़कर चेन्नई में बीच के पास अपने शानदार घर में पहुंच गए। इस घटना के बाद हम ये कहना चाहते हैं कि अब ये समय आ चुका है कि भारत को भगदड़ से आज़ादी मिलनी चाहिए। आज हम ये कहना चाहते हैं कि विजय को वापस अपने प्राइवेट प्लेन से अपने घर जाने के बजाय यहाँ रुकना चाहिए था, अस्पताल जाना चाहिए था। जो परिवार बर्बाद हो गए, उन परिवारों से मिलना चाहिए था और कुछ दिन यहीं बिताने चाहिए थे। अगर उन्हें इन लोगों की इतनी चिंता है, इन लोगों का वोट चाहिए, इन लोगों के लिए वो राजनीति में आना चाहते हैं, तो जब ये लोग मुसीबत में हैं तो विजय को जाना नहीं चाहिए था, वहीं पर रुकना चाहिए था। आज भी हम विजय को ये कहना चाहेंगे, विजय बहुत लोकप्रिय हैं, विजय बहुत बड़े अभिनेता हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन इस समय इन लोगों को विजय की आवश्यकता है और अगर वो बताना चाहते हैं इन्हें कि वो इनके वाकई अपने हैं, तो उन्हें वापस जाना चाहिए, इन परिवारों के साथ समय बिताना चाहिए। हमारे देश के नेता और अभिनेता भीड़ को अपनी लोकप्रियता के लिए इस तरह इस्तेमाल करके उन्हें ऐसे छोड़ नहीं सकते। ये मासूम लोग बड़े बड़े नेताओं के चुनाव कैंपेन करते हैं, पार्टी के झंडे उठाकर अपने कंधों पर रखकर घंटों तक चलते हैं, खड़े रहते हैं। कई बार गर्मी में घंटों तक भूखे प्यासे अपने नेता या अभिनेता का इंतजार करते हैं, सिर्फ इसलिए कि अपने मनपसंद नेता या अभिनेता की एक झलक देख सके। राज्य की सरकारों को भी यह देखना होगा कि वो अपनी विरोधी पार्टियों की रैलियों के लिए ठीक वैसे ही इंतजाम करें जैसा कि वो अपने रैलियों के लिए करती है। यहां पर डीएमके की सरकार है और अक्सर हमने देखा है कि राज्य की जो सरकारें होती हैं, जब उनकी प्रतिद्वंदी पार्टियों की रैलियां होती हैं तो प्रशासन उनमें बहुत दिलचस्पी नहीं लेता। कई बार उसमें पूरे इंतजाम नहीं किए जाते, लोगों की सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जाते, पुलिस का बंदोबस्त नहीं किया जाता, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो विरोधी पक्ष की रैली है, इसलिए उसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। करूर हादसे का सबसे बड़ा सबक यह है कि बड़ी बड़ी रैलियां अब सिर्फ बड़े और खुले मैदानों में होनी चाहिए। इस रैली में आने, प्रवेश का और बाहर जाने का रास्ता, जो द्वार है, वो बिल्कुल बड़ा होना चाहिए और साफ होना चाहिए। आयोजकों को भीड़ के मैनेजमेंट के लिए पहले से पूरी तैयारी करके रखनी होगी। किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए उन्हें एम्बुलेंस, मेडिकल टीम
ऑक्सीजन सपोर्ट, फर्स्ट एड की व्यवस्था पहले से रखनी चाहिए। रैलियों का समय पहले ही निर्धारित हो जाना चाहिए और रैली हर हाल में अपने ठीक समय पर शुरू भी होनी चाहिए और खत्म भी होनी चाहिए। आज डिकोड में मेरी आप सबसे खास अपील है, जब भी चुनावी रैलियां हो या ऐसे कार्यक्रम हो जहां भारी भीड़ जुटने वाली हो, वहां पर बच्चों को, छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को कभी भी अपने साथ ना लेकर जाएं। आपको याद होगा पिछले साल हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भी ऐसा ही हादसा हुआ था। इसी साल जून में बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स की जो टीम थी, आईपीएल की टीम, उसकी विक्ट्री परेड के दौरान भी ऐसा ही हादसा हुआ था। बार बार ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन हम समझने का नाम नहीं ले रहे। इसलिए सरकारें कदम उठाएंगे या नहीं हम कह नहीं सकते, नेता कदम उठाएंगे या नहीं हम कह नहीं सकते, क्योंकि नेताओं को तो ये भीड़ अच्छी लगती है, अभिनेताओं को तो ये भीड़ अच्छी लगती है, लेकिन भीड़ में हैं कौन? आम लोग। आप लोग होते हैं भीड़ में। इसलिए आपको कम से कम जागरूक रहना होगा, क्योंकि ये आपकी भी अपनी जिम्मेदारी है कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और हमेशा ये ना सोचें कि ये ही नेता आपके लिए कुछ इंतज़ाम करेंगे। इसलिए जब भी आप इस तरह की चीज़ें देखें तो ज़रूर जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और अपने परिवार के जो लोग हैं, खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चे, उन्हें यहां लेकर कभी मत जाइए। असल में तमिलनाडु की राजनीति को अगर आप करीब से देखें तो वहां पर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और अभिनेताओं का हमेशा से बोलबाला रहा है और विजय भी कोई अपवाद नहीं है। तमिलनाडु में पिछले 75 वर्षों में से 44 साल तक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं। वर्ष 1969 से लेकर 2016 तक तमिलनाडु के सभी मुख्यमंत्री फिल्मी पृष्ठभूमि से ही थे। हालांकि इस दौरान केवल 2 साल ऐसा समय आया जब कोई मुख्यमंत्री फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं था। तमिलनाडु में करुणानिधि 5 बार मुख्यमंत्री बने, एमजी रामचंद्रन 2 बार, जयललिता 6 बार मुख्यमंत्री बनी और ये सभी फिल्म इंडस्ट्री से आते थे। सभी एक्टर्स थे या फिर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। तमिलनाडु के कुछ और अभिनेता जैसे कमल हासन, वो अपनी पार्टी बना चुके हैं। विजय और विजयकांत ने भी अपनी पार्टी बनाई। सुपरस्टार रजनीकांत ने भी अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने के बारे में सोचा था, राजनीति में आने के बारे में सोचा था, लेकिन आप जानते हैं वो भी कितने लोकप्रिय हैं। और वहां तो लोग फिल्म अभिनेताओं की पूजा करते हैं, उनके मंदिर तक बना लेते हैं। उसके बगल में एक और राज्य आंध्र प्रदेश, वहां पर भी बड़े बड़े अभिनेता जैसे पवन कल्याण, चिरंजीवी और एनटी रामाराव ने अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई हैं और वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं। दक्षिण भारत में अभिनेताओं को राजनीति में बहुत सफलता मिलती है। वहां पर उन्हें, जैसा मैंने कहा, भगवान की तरह पूजा जाता है, उनके मंदिर बनाए जाते हैं और लोग उन्हें नेता के तौर पर भी पसंद करते हैं और फिर अभिनेता के तौर पर भी पसंद करते हैं। लेकिन उत्तर भारत अलग है। उत्तर भारत में बड़े बड़े अभिनेता राजनीति में कुछ नहीं कर पाए। देखिए, देश एक ही है। दक्षिण भारत में लोग सुपरस्टार्स के पीछे भागते हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उत्तर भारत के लोग अलग हैं। हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, दोनों ने लोकसभा के चुनाव जीते थे, जबरदस्त तरीके थे, लेकिन तो भी उनकी राजनीति जो है वो लंबे समय तक नहीं चल पाई। दक्षिण भारत के नेता राजनीति में तो हिट हो ही रहे हैं, दक्षिण भारत की फिल्में भी अब पूरे देश में सुपर हिट हो रही हैं और आज देश भर में दक्षिण भारतीय फिल्मों को पसंद किया जा रहा है। पिछले साल दक्षिण भारतीय फिल्मों ने 5,500 करोड़ रुपए की कमाई की, जो हिंदी सिनेमा का लगभग 21% है। हिंदी सिनेमा से 21% ज्यादा है। 5,646 करोड़ की कमाई की है दक्षिण भारत की फिल्मों ने, जो हिंदी फिल्मों से ज्यादा है। अब इस दुख भरी खबर के बाद आपको दिखाते हैं एक अच्छी खबर। छठ का पर्व मनाने वाले देश के करोड़ों लोगों के लिए आज मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत ही जल्द छठ के पर्व को यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने 28 सितंबर को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इसकी जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि हमारे त्योहार भारत की संस्कृति को जीवित रखते हैं और यही परंपराएं पूरी दुनिया में हमारी पहचान बन रही हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने रविवार को उनका कार्यक्रम मन की बात सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको फिर से उस
कार्यक्रम का एक हिस्सा सुनाना चाहता हूं। छठ पूजा ऐसा एक पावन पर्व है जो दिवाली के बाद आता है। सूर्य देव को समर्पित यह महापर्व बहुत ही विशेष है। आज यह एक ग्लोबल फेस्टिवल बन रहा है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। छठ पूजा जब यूनेस्को की सूची में शामिल होगी तो दुनिया के कोने कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे। यूनेस्को दुनिया भर की परंपराओं, त्योहारों, कला और संस्कृति को अपनी लिस्ट में शामिल करके उन्हें बढ़ावा देता है। छठ पूजा बिहार और पूर्वांचल की सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहचान मानी जाती है। छठ के पर्व को अगर यूनेस्को की मान्यता मिल जाती है तो इसका बहुत बड़ा असर होगा। यह मान्यता मिलने के बाद छठ का पर्व जो है वो ग्लोबल रूप से पहचाना जाएगा। इसकी पहचान ग्लोबल हो जाएगी। इससे बिहार और पूर्वांचल की संस्कृति की चर्चा पूरी दुनिया में होगी। यूनेस्को का दर्जा मिलने के बाद सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी छठ के पर्व के संरक्षण और प्रचार के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएंगी, इस पर पैसा खर्च करेंगी। विदेशों से आने वाले और हमारे देश के पर्यटक इसे देखने के लिए दूर दूर से आएंगे, बिहार और पूर्वांचल जाएंगे। पर्यटकों के आने से स्थानीय स्तर पर कारोबार बढ़ेगा। दुनिया में अमूल्य धरोहर के रूप में मान्यता मिलने पर नई पीढ़ी भी इस त्योहार के प्रति जागरूक होगी और इसे मनाएगी। और छठ का पर्व दिवाली के 6 दिन बाद खास तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल में मनाया जाता है। ये त्योहार धीरे धीरे वैसे तो अब देश भर में लोकप्रिय हो चुका है। भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और जर्मनी जैसे देशों में भी छठ पूजा की जाती है। ये 4 दिनों तक चलने वाला एक पर्व है और इसे बहुत ही कठिन अनुशासन वाला व्रत माना जाता है। इस पर्व में प्रकृति, जल और सूर्य की पूजा की जाती है और सूर्य उपासना का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। छठ पूजा को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। कहते हैं जब पांडवों ने अपना राज्य खो दिया था तब द्रौपदी ने सूर्य देव की उपासना की थी ताकि उनके परिवार को कठिनाइयों से मुक्ति मिले। एक और मान्यता यह है कि कर्ण महाभारत काल में नदी में घंटों तक खड़े होकर सूर्य देव की उपासना किया करते थे। एक और प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब भगवान राम और माता सीता वनवास के बाद अयोध्या लौटे तब उन्होंने कार्तिक महीने में सूर्य देव और छठ पूजा की थी और तब से ये परंपरा ऐसे ही चली आ रही है और आज भी कार्तिक महीने में ही छठ की पूजा की जाती है। छठ से जुड़ी कथाएं भले ही अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आपने सच्चे मन से छठ पूजा की तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि ये एक अकेली सांस्कृतिक विरासत है जिसमें डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। भारत में 15 करोड़ से ज्यादा लोग छठ का पर्व मनाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2024 में छठ पूजा के दौरान लगभग 12,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। और प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों के बाद 2016 में आपको याद होगा योग को भी ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। हर साल 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाती है। 2017 में कुंभ और फिर 2021 में दुर्गा पूजा भी यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। तो देखिए कैसे भारत की संस्कृति, भारत के त्योहार, भारत के पर्व अब धीरे धीरे ग्लोबल हो रहे हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि जीएसटी की दरें घटने के बाद कैसे अब भारत के गांवों में बम्पर शॉपिंग हो रही है और भारत के जो गांव के लोग भी हैं वो भी महंगी चीजें खरीद रहे हैं, वो गाड़ियां खरीद रहे हैं, बाइक्स खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीद रहे हैं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। स्वराज से ज्यादा पावर कौन दे सकता है? नया स्वराज। नया स्वराज, मेरा स्वराज। अरे जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, रात हो प्रभात हो, देश हो विदेश
Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel store today. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। अरे जी टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। देश भर में नवरात्र का त्यौहार इस समय आप सब लोग मना रहे हैं और आप सब लोग दिवाली का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इस दिवाली से पहले ही गांवों में दिवाली की तरह शॉपिंग शुरू हो गई है। जो लोग ये सोचते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था केवल शहरों के सहारे चलती है और गाँव को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हें आज की ये खबर ज़रूर देखनी चाहिए। जीएसटी में छूट का सबसे बड़ा असर गाँव में ही दिख रहा है। शहरों में आपने शॉपिंग मॉल्स के बाहर आईफोन 17 या दूसरे प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारें देखी होंगी। आपको लगता होगा कि शहरों के लोग ही ये महंगी चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन शायद आपने ये नहीं देखा कि गांव के लोग भी अब महंगी वस्तुएं आसानी से खरीद पा रहे हैं। इस नवरात्रि में ग्रामीण इलाकों में कार, ट्रैक्टर, बाइक और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बिक्री में ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। गांव में रहने वाले किसान और मिडिल क्लास ने यह दिखा दिया कि देश की जीडीपी में उनका योगदान कितना अहम है। लोग त्योहार के मौके पर मिले जीएसटी की छूट का पूरा फायदा उठा रहे हैं और सही मायने में अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे रहे हैं। अब देखिए कैसे। ग्रामीण इलाकों में मारुति सुजुकी, hyundai और टाटा मोटर्स की गाड़ियों की बिक्री में इस साल 100% से लेकर 133% तक की वृद्धि हुई है। गांव के लोग कैसे गाड़ियां खरीद रहे हैं देखिए आप। पिछले साल के मुकाबले इस साल दुगनी से ज्यादा गाड़ियों की खरीदारी हो रही है। ट्रैक्टर्स की बिक्री में भी 30 से लेकर 40% की वृद्धि हुई है। इस साल ट्रैक्टर्स की बिक्री 10 लाख से ज्यादा होने की संभावना है। गांव के लोग अब शॉपिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी खूब जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। नवरात्रि के दौरान ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन टीवी की बिक्री शहरों की तुलना में लगभग दुगनी रही। लोग स्मार्ट टीवी खरीद रहे हैं, वो भी ऑनलाइन। और प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीदने में भी गांव के लोग अब पीछे नहीं रहे। 20,000 रुपए से ऊपर के स्मार्टफोन्स की बिक्री गांव में 50% तक बढ़ गई। ग्रामीण इलाकों में लैब में बने डायमंड्स की डिमांड में 10 गुना वृद्धि हुई है। यह इस बात का सबूत है कि आज गांव में रहने वाला व्यक्ति आर्थिक तौर पर भी सक्षम हो रहा है। सोचिए, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स, महंगी वस्तुएं सिर्फ शहरों तक सीमित थे, वो अब गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। अब आपको गांव में बदलते शॉपिंग कल्चर के बारे में एक जानकारी बताता हूं और आप भी हैरान रह जाएंगे। गांवों में साउथ कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बिक्री 3 गुना बढ़ गई है। सोचिए, गांव की जो महिलाएं हैं, गांव के जो लोग हैं, साउथ कोरिया के ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। 3 गुना वृद्धि हो गई है उसमें। यह इस बात का संकेत है कि अब गांव की महिलाएं भी शहर की महिलाओं की तरह प्रीमियम ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर पैसा खर्च कर रही है। यह दिखाता है, क्या दिखाता है, कि ग्रामीण महिलाएं भी आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं, जागरूक हो रही हैं और वो जानती हैं कि पूरी दुनिया में बेस्ट प्रोडक्ट्स कहां से लेने हैं। उनकी खरीदारी का पैटर्न बदल रहा है। पहले प्रीमियम घड़ी खरीदना एक सपना होता था, लेकिन आज गांव में प्रीमियम घड़ियों की बिक्री भी दुगनी हो चुकी है। आपने अक्सर सुना होगा कि भारत गांव में बसता है। ये बात सच है। देश में लगभग 6,65,000 गांव हैं। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 63% हिस्सा आज भी गांव में रहता है और देश की कुल आमदनी का 46% हिस्सा ग्रामीण भारत से आता है। पिछले साल गांव में हर व्यक्ति के 1 महीने का खर्च लगभग 9% बढ़ चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाले प्रीमियम प्रोडक्ट्स का लगभग 50% हिस्सा गांव में बिका और यह रकम 45,000 करोड़ रुपए है। इसी रिसर्च से ग्रामीण भारत में 4 सबसे बड़े बदलावों के बारे में पता चलता है। ये सारे जो मैंने आंकड़े आपको दिखाए हैं, इसका मतलब क्या है, क्या समझेंगे आप इससे? तो पहला मतलब यह है कि अब आर्थिक रूप से गांवों के लोग भी सशक्त हो रहे हैं। महंगाई कम होने और आमदनी बढ़ने से उनके पास बचत हो रही है। जीएसटी में जिस तरह से दरें घटी हैं, जिससे सामान अब सस्ता हो रहा है, उसकी वजह से गांव के लोग भी शहरों के लोगों की तरह ही शॉपिंग कर रहे हैं। दूसरा,
प्रधानमंत्री मोदी की गांव से जुड़ी जो विकास योजनाएं हैं उनका असर अब दिख रहा है और विकास का फायदा उस आखिरी व्यक्ति को भी मिल रहा है जो सुदूर गांव में बैठा हुआ है। जो लाइन में आखिरी व्यक्ति खड़ा हुआ है वहां तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, वहां तक उस व्यक्ति की भी पैसे और बचत हो रही है। तीसरा, अब शहर और गांव के बीच का अंतर कम हो रहा है। आज हर गांव में बिजली और इंटरनेट की सुविधा है। अब गांव के लोगों को भी हर नए प्रोडक्ट और नए नए ऑफर्स की जानकारी मिलती है और वो इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। अब गांव के लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। और चौथी बात ये कि नए भारत में गांव के लोगों की भी इच्छाएं शहरों के लोगों की तरह बढ़ रही हैं। अब वो भी अपना पैसा खुलकर खर्च कर रहे हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गांव में रहने वाले 78% लोगों का मानना है कि महंगाई कम हुई है। यानी महंगाई कम होने और आमदनी बढ़ने से लोगों के पास बचत ज्यादा हो रही है और वो खुलकर खर्चा कर रहे हैं। फिक्की की एक रिपोर्ट कहती है कि जीएसटी की दरें घटने से शहरों के मुकाबले गांव वालों को ज्यादा फायदा होगा। आज गांव में खेती करने वाले किसान न सिर्फ पूरे देश का पेट भर रहे हैं बल्कि अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार दे रहे हैं। और आप ये कह सकते हैं कि गांव में बैठा व्यक्ति भारत की आर्थिक तरक्की का एक अहम खिलाड़ी बन चुका है और यही नए भारत की ताकत है। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। स्वराज ट्रैक्टर खुद को हमेशा फ्यूचर रेडी रखना चाहता है ताकि वो खेती के चैलेंजेस का सामना कल भी कर सके। इसीलिए स्वराज ने एक फ्यूचरिस्टिक प्लांट बनाया है जहां इसके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से होती है। हर आने वाले कल के लिए तैयार है आज मेरा नया स्वराज। अरे जीत, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाम का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। अरे जीत, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। अरे जीत, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जीतने का मजा तब आता है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। नमस्कार।